हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की अध्याय 2, जो कि क्या होगी, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जो भी तत्व जो होते हैं एक या एक से अधिक सर्वाधिक, जो भी तत्व एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों से जो मिलकर बने पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है, मिश्रण जो होती है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से क्या होते हैं, मिलकर बना होता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सोडा जल किसका उदाहरण है। तो सोडा जल जो है विलयन का उदाहरण है। सोडा जल किसका उदाहरण है, तो विलयन का उदाहरण है। तो इस तरह राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखे होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नींबू जल किसका उदाहरण है। तो नींबू जल जो है विलयन का उदाहरण होती है। नींबू जल किसका उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है। इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा विलयन आदि विलयन के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। हम आप लोगों को इस पे एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं, जो बिलियंस होता है और विलायक जो सुनते होंगे, बिलियन, विलायक और विलेय। तो ये जो होते हैं विलेय जो सुनते हैं, वो विलेय क्या होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, घुलता है। वही हम लोग विलायक की बात करें तो विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें घोला जाता है। वही हम लोग विलियन की बात करें तो विलियन क्या होते हैं, इन दोनों में जो एक समांगी जो होता है, जो जिनकी प्रतिष्ठा को क्या करता है, दोनों को समान मात्रा में मिश्रण करके मिलाए रखता है, वो क्या होता है, विलियन होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि एक कैसे कर सकते हैं, नमक की मात्रा लीजिए। तो जैसे नमक जो हो गए, नमक क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो विलेय क्या बोले हैं, विलेय क्या होते बोलते हैं, विलेय किसको बोलते हैं, जो घुलता है। तो जो नमक हो गए विलेय हो गए। और हम लोग पानी की बात करें तो पानी क्या करता है, घुलाने का काम करता है। तो वो किस रूप में काम करेगा, विलायक के रूप में। वही हम लोग समान प्रतिशत की मात्रा की बात करें तो किस में हो जाएगी, नमक और पानी जो मिलाता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट क्लियर हो गई होगी। और जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को अभी हम लोग जस्ट ही ऊपर डिफाइन किए हैं, तो क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें जो कह रही है, विलयन के जो गुण होते हैं क्या होते हैं, एक समांगी मिश्रण होते हैं। वही विलयन के क्या करते हैं, जैसे कि विलयन के कण के आकाश में जो व्यास होते हैं वो 1 नैनोमीटर अर्थात 109 मीटर से सभी छोटे होते हैं, इसलिए वो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों के फैलते नहीं देखे, इसलिए विलयन में प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देता। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से विलयन के संदर्भ में सही कथन को चयन कीजिए। तो विलयन के संदर्भ में जो सही कथन है वो क्या हो जाएगी, इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यही क्या है, हमारे लोगों के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यह क्या है, सही कथन है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, विलयन के जो गुण होते हैं, विलयन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। वही विलयन के कण में व्यास में जब हम लोग बताए हैं, विलयन के कण का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर अर्थात 109 मीटर होती है। ये सभी छोटे छोटे होते हैं कि तथा इसे हम लोग क्या होते हैं, नग्न आंखों से अपनी हम लोग नहीं देख सकते हैं। वही अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश को, किरण को ये क्या करते हैं, फैलाते नहीं है, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई हम लोगों को नहीं देता है। वही विलयन की साथ छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निलंबन के गुणधर्म के बारे में सत्य कथन को पहचान करें। तो निलंबन के बारे में सत्य कथन कौन सी हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि एक कण की आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि हम जो निलंबन जो होते हैं, निलंबन को गुण धर्मों में क्या करते हैं, आंखों से हम लोग इसको देख सकते हैं, बट इसमें क्या कर रहे हैं, आंखों से नहीं देख सकते। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि एक कण को आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, निलंबन जो होती है या क्या होती है, एक विषमांगी मिश्रण होती है, कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे इसका मार्ग में दृष्टिगोचर हो जाता है। वही छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया भी
जा सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है दूध है, तो दूध है क्या है, विषमांगी मिश्रण का क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग ने इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं वास्तविकता में बिलियन विषमांगी मिश्रण होते हैं जैसे कि दूध। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कोलाइडी बिलियन होते हैं, तो कोलाइडी बिलियन जो क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडी बिलियन बोलते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं ये जो कोलाइडी बिलियन जो आप देखते हैं यह क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस तरह से और इसके एनसीईआरटी की लाइनें दी गई है उसको देखते हैं। तो ये कह रही है ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि पेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा क्या होता है, पृथक से किए जा सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कोलाइडी के कण गुण धर्मों के बारे में सही कथन की क्या करना है, पहचान करना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि इसके कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जो कि यही क्या है, सही कथन दे रखा है कोलाइडी कण के गुणधर्म के बारे में। तो जो इसके कण जो होते हैं प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं ये कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी देखे हैं, प्रकाश की किरण तक फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे के छोटे छिद्र के द्वारा जब आप प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर टिंडल प्रभाव को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप अपने रूम में या कहीं आप बैठे हुए भी रहते प्रतीत होते हैं तो जो सूरज से लाइटें होती है आती रहती हैं तो आपको एक चमकदार तरह की लाइनें दिखाई देती है और उसमें क्या होती है, छोटे छोटे आपको कण जैसा दिख रहा होगा, क्या करते हैं, एक तरह से दूसरे तरह से लग रहा होगा कि झिलमिल झिलमिल टाइप पे कर रहा है, तो वही क्या होता है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है टिंडल प्रभाव किन कारणों से होता है। तो टिंडल प्रभाव जो होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव किस पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। तो इस तरह राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं टिंडल प्रभाव जो होते हैं क्या होते हैं, एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, कणों से आंखों से देखे जा सकते हैं, निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। वही हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन तक रुक जाता है, वो एनसीईआरटी की लाइन में ही था। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है। तो मटमैला जल जो होता है वो क्या होता है, निलंबन का उदाहरण होता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं मटमैले जल में क्या होते हैं, मिट्टी के कण पानी में निलंबित होते हैं, जो निलंबन का एक अच्छा उदाहरण है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण होते हैं। इनमें चीनी विलय और जल क्या होते हैं, विलायक होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण है। तो गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण क्या होता है, कोहरा होता है। गैसों में फैला हुआ द्रव का उदाहरण क्या होता है, कोहरा होता है। तो इस तरह राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग ने इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो वही एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं देखिए क्या बता रहा है, परिचित अवस्था बता रहा है, परिक्षेपण माध्यम बता रहा है, फिर प्रकार बता रहा है, फिर उदाहरण बता रहा है। देखिए द्रव और गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, जो कोहरा बादल और कुहासा द्वारा क्या करते हैं, देख सकते हैं हम लोग। ठोस और गैस जो होते हैं एरोसोल ही बनते हैं, बट धुआं स्वचालित वाहन के निथार होते हैं वो। गैस और द्रव जो फोम होते हैं वो सोमिंग क्या होते हैं, शेविंग क्रीम होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण है। द्रव में फैला हुआ देखिए अब जस्ट हम लोग ऊपर एनसीईआरटी की लाइनों किए हैं तो उसमें क्या बता रहा था, देखिए द्रव में और गैस का फैले हुए क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। और इसी नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया गया है तो द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण क्या है, तो सेविंग क्रीम का उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगी। वही फिर भी नीचे इसके एग्जाम्पलों के माध्यम से क्या क्या है फिर बताया गया एनसीईआरटी की लाइनों में। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जेली उदाहरण किसका है। तो जेली जो उदाहरण होते हैं ठोस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण होता है। जो जेली देखते हैं, जेली का एग्जाम्पल सुनने को, तो क्या होते हैं, ठोस में फैला हुआ द्रव का क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। वही इसको एनसीईआरटी की लाइनों के द्वारा बताया गया है कि जैसे द्रव जो होती है ठोस, जल, जेल जो होती है, ठोस और द्रव मिलकर क्या बनते हैं, जेल बनते हैं, जो कि जेली पनीर मक्खन में क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं, यानी कि इसमें बनते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जो जलना कह रहा है तो हम तो इसके अकॉर्डिंग रासायनिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग जाते हैं, लेकिन मोमबत्ती जो होता है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, इसीलिए ये क्या किया है, दोनों को माना है। बट इसमें कह रहा है क्वेश्चन में मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना जो होता है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है।
बट मोमबत्ती जो होती है भौतिक परिवर्तन है, ऐसे क्वेश्चन दोनों आती है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना दोनों होता है। बट कहीं कहीं पे किसी किसी एग्जाम्पलों में मानी जाती है कि मोमबत्ती का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। आप लोग इसको बढ़िया से देख भी सकते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि ए और बी दोनों क्या है, सही हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसको हम आपको ऊपर बता ही दिए हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, अलमारी का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो अलमारी में जो जंग लगते हैं वो किस के परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसको समझने के लिए ना सीधा सिंपल, जैसे भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है ना जिसमें परिवर्तन होने के बावजूद उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। बट रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल है। बट रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, अगर किसी वस्तु में एक बार चेंज आ गई तो दोबारा उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अब भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें चेंजिंग आ भी जाती है फिर उसको हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं, यानी कि भौतिक की परिवर्तन को दोबारा से हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन को दोबारा से नहीं ला सकते हैं। तो उसे हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके एनसीईआरटी की लाइनों की कर ले। तो एनसीईआरटी की लाइनें जो कह रही हैं, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत क्या कहते हैं, जो पेड़ों का काटना होता है, मक्खन के एक बर्तन में पिघलना होता है, अलमारी में जंग लगना होता है, सबके सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भी रासायनिक विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना या उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये सब क्या है, जल में साधारण नमक का घोलना, ये सब भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हैं, जल में जो साधारण नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जल में साधारण जो जल में नमक घुलता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं, क्योंकि जल में जो हम लोग नमक घोलें उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसमें चेंजिंग ला सकते हैं, फिर उसको हम जल से नमक को वापस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, भौतिक परिवर्तन। तो अभी बोले थे हम जस्ट आपको कि जिसको अवस्था में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं वो क्या हो जाएगी, भौतिक परिवर्तन है। जिसको अवस्था में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो वो हो जाएगी रासायनिक परिवर्तन। सीधी सी इसका फंडा है। वही हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कर दें। जैसे कि भौतिक परिवर्तन होता है पेड़ों का काटना, मक्खन के एक बर्तन में पिघलना, ये सब किसके, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प में बनना। वही हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जगह में विघटित होता है, सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। जैसे ऊपर के एनसीईआरटी की लाइनों में क्या किया था, सेम दिया गया था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मक्खन एक बर्तन में पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मक्खन जो होता है एक बर्तन में पिघलते रहता है और क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। ये सब क्या है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी की लाइनों से ही ली गई है जो हम लोग ऊपर किए ही हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो वह क्या है, रासायनिक परिवर्तन का क्या होते हैं उदाहरण होते हैं। इसको भी एनसीईआरटी की लाइनों के एग्जाम्पल से क्या क्या लिया गया है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग जो होता है किसके द्वारा किया गया था। जो तत्व शब्द जो दिया था तो कौन दिए थे, रॉबर्ट बॉयल दिए थे। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो रॉबर्ट बॉयल ने किए थे। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। यह फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लाइवेजन जो थे, जिन्हें रासायनिक का पिता कहा जाता है, डिवान लवजियर को, जो क्या है सन 1743 और 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठक में क्या परिवर्तन लाते हैं, क्या परिवर्तन कहलाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी लाइनें कह रही हैं, देखिए जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्या करते हैं, क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, धातु के गुणधर्म के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सभी के सभी सभी क्या होते कथन सही है। इसमें से सही कथन भी पूछ रही थी। तो जो होती है धातु के जो गुणधर्म होते हैं प्रतिध्वनिक होते हैं, वो चमकीली होती है, चादरों पर ढाला जा सकता है, इसके तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि सभी सभी क्या है, धातु के गुणधर्म है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें करें, जो धातु क्या होते हैं, चमकीली होती है, तन्य होते हैं और इनको तारों के रूप में क्या करते हैं, खींचा जा सकता है।
और ये क्या होते हैं, धातु जो होते हैं आघातवर्ध होते हैं तथा इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला भी जा सकता है या प्रतिध्वनि पूर्ण भी होती हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोरॉन और सिलिकॉन जो सुनते हो क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये सब क्या हैं, उपधातु होते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी ग्रहणों की बात करें तो एनसीईआरटी ग्रहण करिए जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि सब क्या हैं, उपधातु के उदाहरण होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वो तत्व जो सामान्यतः सामान्य से थोड़ा या अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है वो क्या होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि 3 और जान जो कि सीजियम और गैलियम से होते हैं क्या होते हैं, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में क्या करते हैं, रहते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, सीजियम और गैलियम, जो कि ऑप्शन डी में दी गई है 3 एवं 4। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में क्या करते हैं, रहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आवाज सरणि के कुल कितने तत्व कमरे के तापमान में गैस अवस्था में रहते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी, जो कि 11 जो ऐसे तत्व होते हैं जो कमरे के तापमान में गैस अवस्था में क्या करते हैं, रहते हैं। वही 11 तत्व कमरे के तापमान पर वो क्या होते हैं, गैस में रहते 2 तत्व पारा एवं ब्रोमीन कमरे के तापमान द्रव पे रहते हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर क्या करते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के नित्य अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो तो क्या कहलाता है, वो यौगिक कहलाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें करिए, एक यौगिक वह पदार्थ होती है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर से संयोजन से क्या होते हैं, बना होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मिश्रण के बारे में सही कथन को पहचाने। तो मिश्रण के बारे में सही कथन क्या हो जाएगी, घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यही क्या है, मिश्रण के बारे में बिल्कुल ही सही कथन दी गई है। घटकों में जो भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से क्या किया जाए, पृथक किया जा सकता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें करें, मिश्रण जो कि देखिए मिश्रण के बताया गया है, मिश्रण जो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, मिश्रण उसमें संगठकों गुणधर्मों को बताते हैं। घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक के बारे में बताया गया है, तो यौगिक जो होता है तत्क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। घटकों के केवल रासायनिक या वैद्युतिक रासायनिक द्वारा क्या अलग किया जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का सेकेंड चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 करेंगे, जो कि परमाणु एवं क्या होंगे, अणु होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।